प्राचीन भारत के जन समुदायों में यवन समुदाय का विशिष्ट स्थान रहा है। प्राचीन भारत में यवन शब्द का प्रयोग उन पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी लोगों के लिए किया गया जो यूनानी परंपरा, भाषा और जीवन पद्धति से जुड़े थे। दरअसल यवन कोई एक जाति या एक नस्ल का नाम ना होकर एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक संज्ञा है जो समय के साथ अपने अर्थ और संदर्भ बदलती रही। तो आइए जानते हैं प्राच्य भारत के जन समुदाय यवन के बारे में, जो कालांतर में एक व्यापक विदेशी समुदाय का द्योतक बन गया। यवन शब्द मूलतः आयोनियन से विकसित माना जाता है, जो प्राचीन यूनान की एक प्रमुख जाति थी। भारत आकर यह शब्द यवन बन गया। इस प्रकार यवन शब्द अपने आरंभिक अर्थ में यूनानी लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ, किंतु भारतीय संदर्भ में यह एक व्यापक विदेशी समुदाय का द्योतक बन गया। उत्तर वैदिक और पौराणिक काल में यवन शब्द अधिक स्पष्टता के साथ सामने आता है। महाभारत, पुराण, बौद्ध और जैन ग्रंथों में यवनों का उल्लेख एक ऐसे समुदाय के रूप में हुआ है जो भारत की सीमाओं के बाहर से आया, परंतु कालांतर में भारतीय समाज, राजनीति और संस्कृति से गहराई से जुड़ गया। प्रारंभिक उल्लेखों में यवनों को म्लेच्छ कहा गया, जिसका अर्थ विदेशी या गैर वैदिक आचारों का पालन करने वाला था। यह शब्द निंदात्मक, कम और सांस्कृतिक भिन्नता का सूचक अधिक था। समय के साथ यवनों की छवि केवल बाहरी आक्रांता की नहीं रही, बल्कि एक सक्रिय सहभागी की बन गई। भारत से यवनों का संपर्क मुख्यतः उत्तर पश्चिमी सीमाओं के माध्यम से हुआ। यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही व्यापार, आवागमन और सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रमुख द्वार रहा। मध्य एशिया, ईरान और यूनान से आने वाले मार्गों ने ही भारत को पश्चिमी विश्व से जोड़ा था। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में सिकंदर के आक्रमण के साथ यह संपर्क अधिक प्रत्यक्ष और ऐतिहासिक रूप से दर्ज हुआ। हालांकि सिकंदर का भारत प्रवास अल्पकालिक था, परंतु उसके बाद स्थापित हुए यूनानी शासक और बस्तियां भारत यवन संबंधों को स्थायी स्वरूप देने लगी। मौर्य काल में यवनों की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य और उसके उत्तराधिकारियों के समय यवन केवल शत्रु या विदेशी नहीं रहे, बल्कि कूटनीतिक और प्रशासनिक संबंधों का हिस्सा बने। यूनानी राजदूतों का मौर्य दरबार में आना जाना भारतीय राजनीति की परिपक्वता और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि का प्रमाण है। इस काल में यवनों और भारतीयों के बीच न केवल राजनीतिक संधियां हुईं, बल्कि बौद्धिक और दार्शनिक संवाद भी विकसित हुआ। यूनानी लेखकों ने भारतीय समाज, शासन व्यवस्था और दर्शन पर विस्तार से लिखा, जिससे भारत की छवि पश्चिमी विश्व में एक समृद्ध और संगठित सभ्यता के रूप में स्थापित हुई। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर पश्चिम भारत में यवन सत्ता का एक नया चरण आरंभ हुआ, जिसे इंडो ग्रीक या भारत यवन काल कहा जाता है। इस काल में कई यवन शासकों ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में शासन किया। इन शासकों ने भारतीय परंपराओं का विरोध नहीं किया, बल्कि कई बार उन्हें अपनाते भी चले गए। सिक्कों पर भारतीय देवताओं के चित्र, संस्कृत और प्राकृत भाषाओं का प्रयोग तथा स्थानीय प्रशासनिक ढांचों को बनाए रखना इस सांस्कृतिक समन्वय के उज्जवल उदाहरण हैं। हालांकि पौराणिक और काव्यात्मक साहित्य में यवनों की छवि समय के साथ साथ बदलती रही है। प्रारंभिक ग्रंथों में वे सीमांत पर रहने वाले युद्धक और भिन्न आचारों वाले लोग माने गए, परंतु बाद में जो ग्रंथ आए उनमें वे राजनीतिक शक्ति, व्यापारिक साझेदार और कभी कभी धर्म रक्षक के रूप में भी बताए गए हैं। इस परिवर्तन को भारतीय समाज की ऐतिहासिक स्मृति
और अनुभव का प्रतिबिंब कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। यवनों का भारतीय संस्कृति पर प्रभाव अनेक स्तरों पर दिखाई देता है। कला और स्थापत्य में यूनानी यथार्थवाद और भारतीय आध्यात्मिक प्रतीकवाद का जो संगम हुआ वो गांधार कला के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यवन शासक बौद्ध धर्म के प्रति विशेष रूप से सहानुभूतिशील थे और उनके संरक्षण में बौद्ध कला और विचार का व्यापक प्रसार हुआ। यवनों की सांस्कृतिक व्यवस्था की चर्चा की जाए तो भारतीय संस्कृति पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। यवन जन समुदाय की संस्कृति गांधार कला में साफ झलकती है। इस कला में बुद्ध की मूर्तियां मानवीय आकृति, वस्त्रों की सिलवटों और भावभंगिमा में यूनानी प्रभाव दर्शाती हैं, जबकि विषय वस्तु पूर्णतः भारतीय और बौद्ध है। इसी प्रकार ज्योतिष, खगोल शास्त्र और गणित में भी यवनों के माध्यम से कई नई अवधारणाएं भारत में आई, जिन्हें भारतीय विद्वानों ने अपनी परंपरा के अनुरूप ढाल लिया। भाषाई स्तर पर भी यवनों का प्रभाव उल्लेखनीय है। संस्कृत और प्राकृत साहित्य में कई यवन शब्द मिलते हैं जो व्यापार, युद्ध और प्रशासन से जुड़े हैं। वहीं दूसरी ओर यवन शासकों और लेखकों ने भारतीय भाषाओं और विचारधाराओं को समझने का प्रयास किया। यह द्विपक्षीय संवाद उस समय के वैश्वीकरण का एक प्रारंभिक रूप कहा जा सकता है। धार्मिक दृष्टि से यवन समुदाय को देखें तो यवनों का भारत आगमन किसी मत या पूजा पद्धति को थोपने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने स्थानीय धार्मिक विविधता को स्वीकार किया था। कुछ यवन बौद्ध बने, कुछ ने भारतीय देवताओं की उपासना की और कुछ ने अपनी परंपराओं को बनाए रखा। आइए जानते हैं कैसी थी यवनों की धार्मिक व्यवस्था। यवनों की धार्मिक व्यवस्था को व्यापक रूप से देखें तो यहां भारतीय समाज की ग्रहणशीलता का परिचय मिलता है, जिसने विदेशी तत्वों को आत्मसात कर अपने सांस्कृतिक ताने बाने में समाहित कर लिया। जिनमें से एक था यवन समुदाय, जिसने भारत में ना तो अपनी पूजा पद्धति थोपी और ना ही अपने धर्म का प्रचार किया, बल्कि वे भारतीय समाज में पूरी तरह घुल मिल गए। बौद्ध और वैदिक दोनों ही धर्म यवनों ने अपनाए और भारतीय धर्म, संस्कृति और आध्यात्म के मार्ग को आत्मसात किया। यवन भारतीय समाज में इस तरह घुल मिल गए कि उन्होंने स्थानीय विवाह संबंध बनाए, भारतीय नाम अपनाए। हालांकि इस बीच वो अपनी मूल पहचान खोते गए, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार यवन समुदाय का बड़ा हिस्सा भारतीय समाज की मुख्यधारा में समाहित हो गया। यवन समुदाय के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि वे केवल आक्रांता या शासक नहीं थे, बल्कि सेतु थे पूर्व और पश्चिम के बीच। उनके माध्यम से विचार, कला, विज्ञान और दर्शन का आदान प्रदान हुआ। भारत ने यवनों से बहुत कुछ ग्रहण किया, परंतु उसे अपने ढंग से रूपांतरित किया। इसी प्रकार यवनों ने भी भारत से प्रभावित होकर अपनी दृष्टि और परंपराओं को विस्तृत किया। यवन समुदाय के इतिहास में कुछ विशिष्ट घटनाएं और शासक ऐसे हैं जिनके बिना भारत यवन संबंधों की कथा अधूरी रह जाती है। सिकंदर के भारत आगमन के बाद यवनों की राजनीतिक उपस्थिति क्षणिक नहीं रही। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य का विभाजन हुआ और उत्तर पश्चिम भारत से लगे क्षेत्रों में यूनानी सेनापति स्वतंत्र शासक बन बैठे।
यहीं से भारत में यवन शासन का वास्तविक आरंभ माना जा सकता है। बैक्ट्रिया और गंधार जैसे क्षेत्रों में स्थापित यवन राज्यों ने धीरे धीरे भारतीय भूभाग में अपनी जड़ें जमाई। ईसा पूर्व 3री और 2री शताब्दी में भारत यवन राजाओं का उदय हुआ। इन शासकों ने केवल सैन्य बल के आधार पर शासन नहीं किया, बल्कि स्थानीय प्रशासन, कर व्यवस्था और धार्मिक सहिष्णुता को अपनाकर अपने शासन को स्थिर बनाया। इनमें कुछ राजाओं ने भारतीय इतिहास में विशेष स्थान प्राप्त किया। यवन शासकों के सिक्के आज भी इस बात के साक्ष्य हैं कि वे द्विभाषी और द्विसांस्कृतिक शासन प्रणाली अपनाते थे। एक ओर यूनानी लिपि और देवताओं के चिन्ह होते थे, तो दूसरी ओर भारतीय प्रतीक, धर्मचक्र और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग मिलता है। यवन शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि उन्होंने भारतीय परंपराओं को नष्ट करने का प्रयास नहीं किया। अनेक यवन राजाओं ने स्थानीय जनसमुदाय का विश्वास जीतने के लिए स्वयं को धर्म रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया। बौद्ध धर्म के प्रति उनका झुकाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यवनों का उल्लेख भारत के प्राचीन ग्रंथ और ऐतिहासिक दस्तावेजों में प्रमुखता से किया गया है, जिसमें उनकी राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों की झलक मिलती है। इतिहास में दर्ज यवनों के वर्णन से ज्ञात होता है जो उन्हें विध्वंसक नहीं बल्कि समय और कर्म के साथ बदलने वाला समुदाय बताता है। भारत के प्राचीन ग्रंथ, पुराण और ऐतिहासिक दस्तावेजों में यवनों का उल्लेख कलियुग की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में आता है। वहां यवनों को शक, हूण, कंबोज और पारसिक जैसे अन्य बाह्य समुदायों के साथ जोड़ा गया है। इन वर्णनों में यह संकेत मिलता है कि भविष्य में ये समुदाय भारत के कुछ भागों में शासन करेंगे और पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं में परिवर्तन लाएंगे। यह चित्रण ऐतिहासिक अनुभवों और तत्कालीन राजनीतिक यथार्थ से प्रेरित प्रतीत होता है। साथ ही कुछ पुराणों में यह भी उल्लेख मिलता है कि यवन शासक धर्म, दान और न्याय का पालन करते हुए प्रजा का संरक्षण करेंगे। इससे यह स्पष्ट होता है कि पुराणों की दृष्टि एकांगी नहीं है। इस प्रकार पुराणों में यवन एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में उपस्थित है, जो भारत के बाह्य संपर्कों और बदलते युगबोध को दर्शाता है। भारत यवन संघर्ष और सहयोग दोनों का स्थल रहा है। कुछ अवसरों पर यवन राजाओं का भारतीय राजवंशों से युद्ध हुआ, तो कई बार संधियां और वैवाहिक संबंध भी बने। इन संघर्षों का स्वरूप केवल आक्रमणकारी और रक्षक का नहीं था, बल्कि क्षेत्रीय प्रभुत्व और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण की प्रतिस्पर्धा से जुड़ा था। उत्तर पश्चिम भारत उस समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख केंद्र था और यवन शासक इस क्षेत्र की आर्थिक क्षमता से भली भांति परिचित थे। यवनों के शासनकाल में नगरों का विकास भी उल्लेखनीय है। उन्होंने नगर नियोजन, सड़कों, स्तंभों और सार्वजनिक भवनों के निर्माण में यूनानी शैली का प्रयोग किया, जिसे भारतीय कारीगरों ने अपनी परंपरागत कला के साथ संयोजित किया। यह मिश्रित शैली आगे चलकर भारत की स्थापत्य परंपरा को अधिक समृद्ध बनाती है। यवन शासकों द्वारा प्रचलित माप-तौल, मुद्रा प्रणाली और प्रशासनिक नियमों ने भारतीय शासन व्यवस्था को भी प्रभावित किया। यवनों के शासन ने भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ा और भारत ने यवनों को अपनी सभ्यता की गहराई से परिचित कराया। यही कारण है कि यवन इतिहास भारतीय इतिहास का परिशिष्ट नहीं, बल्कि उसका अभिन्न अंग है।
भारतीय इतिहास का अभिन्न अंग रहे यवन समुदाय का पतन आखिर कैसे हुआ? इसके 3 कारण माने जाते हैं। सबसे पहला विदेशी आक्रमण, दूसरा आंतरिक कलह और तीसरा सांस्कृतिक विलीनीकरण। जानते हैं कैसे भारत में हिंद, यवन और मुख्य यूनानी साम्राज्य का पतन हुआ। शक, कुषाण और अन्य मध्य एशियाई शक्तियों के उदय के साथ यवन राजवंशों का पतन हुआ, किंतु यह पतन सांस्कृतिक विस्मरण नहीं था। यवन शासक भले ही राजनीतिक रूप से समाप्त हो गए हों, परंतु उनके द्वारा स्थापित सांस्कृतिक सेतु भारतीय समाज में जीवित रहे। यवन सैनिक, व्यापारी और शिल्पकार स्थानीय समाज में घुल मिल गए और एक पृथक समुदाय के रूप में उनकी पहचान लुप्त होती चली गई। भारतीय साहित्य में यवन राजाओं की स्मृति कभी शत्रु के रूप में, कभी शक्तिशाली राजा के रूप में और कभी धर्मानुयायी के रूप में सुरक्षित रही। यह स्मृति बताती है कि भारतीय इतिहास केवल विजेताओं की कथा नहीं, बल्कि उन संवादों का लेखा जोखा है जिनमें भिन्न सभ्यताएं एक दूसरे से सीखती हैं। यवन शासन उसी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। वे शूरवीर हैं, वे कर्मवीर हैं, वे निपुण योद्धा हैं, वे भारत का कुल हैं, वे भारतवंशी हैं जिन्हें लोक समाज ने भुला दिया है। ऐसे ही विस्मृत युगयुगीन भारतवंशियों की खोज और पुनरान्वेषण से वैश्विक समुदाय का सुपरिचय करेंगे। वीर भारत न्यास के YouTube चैनल वीर भारत में।